नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरंभ से अंत तक सीरीज के सेकंड वीडियो में, जहां पे मैं वन शॉट में आपको पढ़ाने वाली हूं चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट। आई नो कि जब आप इस चैप्टर को क्लास में पढ़े होंगे या कहीं और पढ़े होंगे तो आपको ये चैप्टर बोरिंग लगा होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको रियल में ये समझ भी नहीं आया होगा। और अगर समझ आ गया है तो फिर आप इस वीडियो में क्या कर रहे हो बोलो। और अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, तो आप सही जगह पे आए हो, ठीक है। तो मैं आपको आज अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर पूरा पढ़ाने वाली हूँ और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाने वाली हूँ। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताऊँगी, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन बार बार आया है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी और सारे टॉपिक्स भी अच्छे से क्लियर करूँगी, ठीक है। और बहुत मज़ा आएगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो चलिए शुरुआत करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अगर मैं बेसिकली आपसे पूछूं जनरली, हाँ ठीक है, जनरली अगर मैं आपसे पूछूं कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, तो क्या आप मुझे बताओगे? क्या अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वो है जो अभी आप हो? आई मीन टू से आप खुद को भी बेरोजगार समझते होगे, तो क्या आप सच में बेरोजगार हो? आर यू रियली अनएम्प्लॉयड? तो चलो, ये तो आपको आगे जाके पता चल जाएगा जब हम अपने नीचे वाले टॉपिक्स में आएंगे। बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं, तो आपको पता चल ही जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि आप सही में बेरोजगार हो कि नहीं, क्योंकि आपके पास भी जॉब नहीं है, राइट। तो आपको भी बेरोजगार कहना पड़ेगा ना। तो आप सच में बेरोजगार हो या नहीं वो आपको पता चलेगा। बट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगार, यानी जिसके पास कोई काम नहीं है। उसे जनरल, एक आसान भाषा में, एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो उसी को अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से समझते हैं, देखिए। ओके। तो अगर हम अभी कुछ सालों की बात करें ना, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बहुत सारे देश इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, सोशल प्रॉब्लम से। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी पैसों के रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत सारे देश जूझ रहे हैं। इसके अलावा कुछ सोशल प्रॉब्लम यानी सामाजिक दिक्कतें, जैसे कि गरीबी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। अब डिप्रेशन ये मत समझ लेना कि डिप्रेशन यानी वो दिमाग वाला डिप्रेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई। और उसी का उल्टा होता है डिप्रेशन यानी कि मंदी। तो बहुत सारे देश बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। अब पूरी दुनिया इन सारे प्रॉब्लम से परेशान है भाई, बहुत परेशान है इन सब दिक्कतों से। और कैसे भी करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की सबने, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स ना 100% सॉल्व नहीं हो पाई। मतलब कोई भी देश आपको परफेक्ट मिलेगा ही नहीं कि उसमें सारी की सारी दिक्कतें सॉल्व कर रखी है। ऐसा कोई भी देश नहीं है। आप किसी भी देश में चले जाओ, आपको थोड़ी बहुत गरीबी दिखी जाएगी, आपको थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट दिखी जाएगा, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, ये सब तो आता ही रहता है हर देश में। तो कोई भी ऐसा देश नहीं है पूरी दुनिया का जो फ्री है, ठीक है। सब के सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, सब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक हमारा लोकल प्रॉब्लम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। यानी सिर्फ इंडिया में ही ये प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह ये प्रॉब्लम है। और अपने इंडिया में तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत लंबे समय से ये दिक्कत है, ठीक है। आज से बेरोजगारी का दिक्कत हम लोग नहीं सहन कर रहे हैं, बहुत समय से हम लोग इस चीज़ को सहन कर रहे हैं। नाउ, बहुत सारे प्लान्स बनाए गए ताकि हम इस अनएम्प्लॉयमेंट को हटा सकें, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल हुआ? ऐसा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। बल्कि क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई बल्कि और बढ़ ही गई, ठीक है। और भी ज़्यादा बढ़ ही गई। तो ये हमारे प्लानिंग सिस्टम की एक लिमिटेशन है, एक कमी है कि हमारे प्लानिंग सिस्टम ने अच्छे से प्लान नहीं किया एंड एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ ही गया, कम नहीं हुआ। बात करें हम स्पेसिफिकली अपने इंडिया का, तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन ग्रोथ का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, और इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम है। तो मतलब बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। अच्छा, मैं बता दूं कि ये पॉपुलेशन वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, जो आगे वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7।
तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से पढ़ लेना। ओके ओके। अब समझते हैं मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली तो मैंने आपको बता ही दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, जहाँ पे एक इंसान को काम नहीं मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट डजंट गेट वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि एक इंसान काम तो करना चाहता है लेकिन उसको काम मिलता नहीं है। नाउ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ लेबर बट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी अनएम्प्लॉयड। अब मैम ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है? तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट ना सिर्फ लेबर का प्रॉब्लम नहीं है। आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है, उसमें 4 चीज़ें आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लेबर ही अनएम्प्लॉयड हो सकता है, लैंड भी अनएम्प्लॉयड हो सकता है, कैपिटल भी अनएम्प्लॉयड हो सकता है। मैम ये कैसे? तो देखो, अगर कोई बहुत अच्छी ज़मीन है, ठीक है, बहुत फर्टाइल ज़मीन है, लेकिन हम उसे अपने दिमाग से यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम उसे यूज़ ही नहीं कर रहे, तो वो ऐसे ही बंजर हो जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से वो लैंड अनएम्प्लॉयड हो गया। लेकिन हम क्या है कि हम जनरली अनएम्प्लॉयमेंट को इंसानों के नज़र से ही देखते हैं कि अगर किसी इंसान को काम नहीं मिल रहा है तो वही अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज़ें आती है ना, तो ये चारों अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल यानी पैसा आप मान लो, ठीक है। अगर पैसे को आप सही से यूज़ नहीं कर रहे हो, सही से यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसका जो वैल्यू है वो गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी आप उसे भी अनएम्प्लॉयड कह सकते हो। लेकिन हमें वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें सिर्फ लेबर के ही पर्सपेक्टिव से अनएम्प्लॉयमेंट को देखना है कि अगर कोई इंसान को काम नहीं मिल रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोफेसर साहब का मैं कलर चेंज कर देती हूँ। एक प्रोफेसर पिगाऊ जी का यहाँ पे डेफिनेशन आ गया है, तो आप इसे मार्क कर लीजिए अपनी किताब में और लिख दीजिएगा एग्जाम में अगर आता है। तो अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड ओनली। एक इंसान को आप अनएम्प्लॉयड तभी कह सकते हो जब उसे काम करना है लेकिन उसे काम मिल नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान को काम ही नहीं करना, ठीक है। जैसे मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, ओके, डोंट टेक इट सीरियसली, मैं ऐसी नहीं हूँ, बट स्टिल मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। अब मान लो कि मैं हूँ, ठीक है। अब भाई मेरे को काम करने का मन ही नहीं है, काम करने का मेरा मन ही नहीं है और मुझे काम मिल भी नहीं रहा है, तो मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ, ठीक है। अगर हाँ मेरे को काम करने का मन है और मैं काम ढूंढने जा रही हूँ लेकिन सब जगह मेरे को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि भाई आई एम अनएम्प्लॉयड। ओके ओके। अब देखो, इसी को हम अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट या फिर कंपल्सरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, जहाँ पे एक इंसान को काम करना होता है, मतलब वो काम करने के लिए रेडी है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जैसे मैं हूँ, मैं काम करना नहीं चाहती लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो उससे हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, ठीक है, उससे हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं? चिल्ड्रंस है, एल्डरली पीपल है, वीक पीपल है, एंड कुछ ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जिन्हें काम पता नहीं मैं अपने आप को क्यों बदनाम कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, एक्चुअली मैं भी बहुत काम करती हूँ, ठीक है, मैं भी वर्किंग हूँ, लेकिन मैं अपना टाइम मैनेज करके आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो लाइक कर देना यार, और क्या, और पढ़ाई करो अच्छे से, तुम्हारे पढ़ने के लिए बनाती हूँ। तो देखो, ये सारे जो लोग हैं ना, चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, वीक पीपल, या लोग जिसको काम ही नहीं करना है, इन्हें हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं, हाँ भाई, कि ये लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हैं। क्या कह सकते हैं? अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं हटा देती हूँ ये सब। हाँ, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सारे जो लोग हैं ना, चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, वीक पीपल, ये सारे लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हैं। ओके, क्लियर? देखिए, 15 से लेके 64 ईयर्स तक की अगर आपकी एज है तो हम इसे कहते हैं एक्टिव वर्क फोर्स। 15 से 64 साल के उम्र के जितने भी लोग हैं ना, उन्हें हम कहते हैं एक्टिव वर्क फोर्स, ठीक है। अब ये सारे लोग अगर काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है,
तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट है या अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है 21 साल का जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अब उसको अपना घर चलाना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, तो गया बेचारा जॉब मांगने, लेकिन उसको जॉब कहीं मिला नहीं, तो हम कह सकते हैं कंपल्सरी अनएम्प्लॉयड है वो बंदा, क्योंकि उसकी एज 15 से 64 के अंदर आ रही है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, क्या आप अनएम्प्लॉयड हो? क्या आप अनएम्प्लॉयड हो? तो अगर आपकी उम्र 15 से ऊपर है और आप काम करना चाहते हो, काम ढूंढते भी हो लेकिन आपको काम नहीं मिलता, तो आप अनएम्प्लॉयड हो। अगर आप 15 से नीचे हो, आप काम करना चाहते भी हो और आपको काम नहीं भी मिल रहा है, तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाओगे। ठीक है, आप वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कहलाओगे। एनीवेज, अब हमारा अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वाओ वाओ, एक बॉक्स नहीं बन रहा है मेरे से, देख रहे हो? अरे यार छोड़ो। हाँ, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से प्रकार है। सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा बहुत कि आखिर ये अनएम्प्लॉयमेंट आ कैसे जाता है। ठीक है, देखो, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है ना, ये डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी में दोनों में अलग अलग तरीके से आता है। अब कैसे होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है ना, कि अगर डिमांड बराबर नहीं है, मतलब लोग अच्छे से डिमांड नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। ये क्या है मैम? तो देखो फॉर एग्जांपल कि अमेरिका ले लो, कि अब अमेरिका के लोग सपोज कॉफ़ी पीना बंद कर दें। ठीक है, कॉफ़ी बहुत कम पिए या ऑलमोस्ट बंद कर दे, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। अब डिमांड कम हो जाएगी तो कॉफ़ी का प्रोडक्शन नहीं होगा, और कॉफ़ी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो लोग कॉफ़ी के कॉफ़ी के इंडस्ट्रीज में काम करते थे वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से अगर डिमांड कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, लेकिन ये जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, और अगर हम और कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो साइक्लिकल फ्रिक्शनल, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप सिर्फ नाम याद रख सकते हो कि हाँ भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलता है। ठीक है, और इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप डिमांड अच्छे से बढ़ा दो लोगों की, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारा देश जैसे कि इंडिया, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, इसमें क्या होता है, इसमें क्यों अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है? क्योंकि भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बट हमारे पास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मतलब हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं और इन सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। इन सब कारणों की वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट के नेचर और टाइप्स को समझने के लिए एक श्रीराज कृष्ण कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने हमें बताया कि किस टाइप के लोगों को आप अनएम्प्लॉयड कह सकते हो, किस टाइप के लोग को आप अनएम्प्लॉयड कह सकते हो। कलर चेंज करती हूँ। देखो, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि आप टाइम के हिसाब से बता सकते हो कि कौन सा इंसान एम्प्लॉयड है, कौन सा इंसान अनएम्प्लॉयड है। वो कैसे? तो देखो, अगर कोई पर्सन है जो काम करने के लिए रेडी है, विलिंग है, और उसके अंदर कैपेसिटी भी है काम करने की, लेकिन उसको एक हफ्ते में 28 घंटे से ज़्यादा काम करने को नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसे इंसान को कहेंगे अनएम्प्लॉयड। और उसके साथ हम कहेंगे इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड, मतलब भयंकर वाला अनएम्प्लॉयड है भाई ये। मतलब इसको एक हफ्ते में 28 घंटे से ज़्यादा काम मिल ही नहीं रहा है, तो वो भाई अनएम्प्लॉयड तो है ही, साथ में कौन सा अनएम्प्लॉयड है? भयंकर वाला है। ठीक है, भयंकर वाला है। और अगर उसको 28 घंटे से ज़्यादा और 42 घंटे से कम अगर उसको काम मिल रहा है, तो हम उसे कहेंगे हाँ भाई ये अनएम्प्लॉयड तो है, लेकिन ये कम भयंकर वाला अनएम्प्लॉयड है। समझ आया? ओके, गुड। इनकम के पर्सपेक्टिव से, तो जब किसी इंसान को बहुत ही कम इनकम मिलता है, इतना कम इनकम कि वो अपने फैमिली के बेसिक नीड्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो हम बोलेंगे भाई कि वो पुअर है,
जैसे कि अगर किसी इंसान को 30,000 रुपये चाहिए अपने फैमिली की डिमांड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन अगर वो सिर्फ 15,000 कमा रहा है तो मतलब वो पुअर है और कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयड भी है। विलिंगनेस, सी, जब एक पर्सन एलिजिबल है एक अच्छे जॉब के लिए, जैसे मेरे जैसे लोग, हम लोग एलिजिबल है अच्छे जॉब के लिए, लेकिन हम लोग को अच्छा जॉब मिलता नहीं है ठीक है, तो हम लोग को अच्छा जॉब मिलता नहीं है तो हम लोग को अपना लोअर कैडर जॉब ही वो करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। मतलब हमें हमारे इच्छा अनुसार जॉब नहीं मिलता है, लेकिन तो भी हम लोग नीचे वाला जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं, कम इनकम वाला जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमें भी ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि भाई हम लोग अनएम्प्लॉयड है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम अंडर एम्प्लॉयड है। मतलब एक सीए किया हुआ बंदा अगर क्लर्क का काम कर रहा है तो आप ऐसा नहीं कह सकते भाई कि तुम अनएम्प्लॉयड हो। पैसा तो वो कमा रहा है ना, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयड है। क्या है वो? अंडर एम्प्लॉयड है। ओके, चौथा पॉइंट आता है प्रोडक्टिविटी। अब देखो, अगर एक लेबरर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन वो अच्छे से काम कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसको उतना काम मिल ही नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई थोड़ा बहुत तो इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है ही। जैसे कि अगर एक इंसान है जो 20 मीटर कपड़ा बना सकता है, लेकिन उसकी जॉब है कि भाई तुम 10 मीटर ही कपड़ा बनाओ, तो इस केस में भी वो जो पर्सन है, आप कह सकते हो कि भाई वो थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयड है। ओके, क्लियर है? देखो, ये अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि श्री राज कृष्णा कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से आप अनएम्प्लॉयमेंट बताओ, तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख देना, ठीक है? ये 4 पॉइंट्स आप लिख देना, लेकिन एक्चुअली में जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, वो हम इधर पढ़ेंगे, ठीक है? तो एग्जाम में अगर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछा जाता है तो ये सारी चीज़ें लिखना, वो श्री कृष्ण कमेटी रिपोर्ट वाला मत लिखना, वो सिर्फ आप लर्न कर लो। अगर ऐसा स्पेसिफिकली पूछा गया तो आप वो लिखना। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो, एग्जाम में क्वेश्चन ये 5 मार्क का ही बेसिकली पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो वहाँ पे आपको सारे टाइप्स लिखने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभार ये 3 मार्क्स में भी आ जाता है, तो आप कोई भी 3 अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिख सकते हो। या फिर आपको ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कोई भी, कि एक्सप्लेन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या एक्सप्लेन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे करके ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इन शॉर्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझना। ओके, तो पहला है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पहले मैं आपको जनरली बताती हूँ, फिर मैं आपको ये टेक्स्ट बुक वाला चीज़ बताऊंगी। ओके, तो पहले आप समझो कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो इसका यही मतलब होता है कि अगर मेरे को काम करने का मन है और मैं 15 से 64 के ईयर्स एज ग्रुप में भी आती हूँ, ठीक है, और मेरे को काम करने का मन भी है, मेरे पास क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन तो भी मेरे को जॉब नहीं मिल रही है ना, तो हम इसी सिचुएशन को कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई, वही ओल्ड एग्जाम्पल लेते हैं कि एक राहुल नाम का लड़का है जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब उसने अपना उसके पास क्वालिफिकेशन भी है जॉब करने की, वो जॉब ढूंढ भी रहा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, और उस इंसान को हम बोलेंगे कि भाई ये तो ओपन अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, एकदम क्लियर है। ओके, तो देखो, those individuals who are ready to work at current wage rate and possess qualifications too but do not get any job are said to be fully unemployed or openly unemployed। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब देखो, ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कौन से देश में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो उस देश में ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ पे लेबर सप्लाई बढ़ता जा रहा है, लेबर सप्लाई बढ़ता जा रहा है और अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ मैम? तो लेबर सप्लाई यानी कि बहुत सारे वहाँ पे आपको लेबर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में। और अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि गाँव से लोग शहरों की तरफ आते हैं। शहरों में क्यों आते हैं? जॉब के लिए आते हैं। तो जिस देश में ये दोनों प्रॉब्लम है ना, उसी देश में आपको ज़्यादातर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल जो होते हैं वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो गांव से आए हुए होते हैं शहरों में और जॉब की तलाश कर रहे होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनके पास बहुत ही कम ट्रेनिंग होती है और वो स्किल्ड नहीं होते उतना ज़्यादा, या समटाइम्स कुछ स्किल्ड लोग भी होते हैं जिनको जॉब लेने में दिक्कत होती है।
अब ऐसे जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं ना, वो लोग, उनको काम तो नहीं मिलता, लेकिन ऐसे लोग भाई खर्चे में कोई कमी नहीं करते। भाई हमें नौकरी मिले ना मिले, हम मतलब खर्चा पूरा करेंगे। तो इन सब की वजह से ऐसे लोग हैं ना हमारे देश के लिए एक बर्डन बन जाते हैं, और हमारा देश का जो लो प्रोडक्टिविटी होता है ना, वो इन्हीं लोग की वजह से होता है। और ज़्यादातर ये लोग कौन से एज ग्रुप के हैं पता है? 15 से 25, यानी हम लोग हैं वो लोग। ठीक है, आप भी हो, मैं भी हूँ। ओके, अब हमें पता कहाँ से चलता है कि भाई ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? ये सब कहाँ से पता चलता है? तो एक्सचेंज सेंटर्स होते हैं, वो हमें बताते हैं, या फिर सर्वे से हमारे को पता चलता है, नहीं तो सेंसस से पता चलता है। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। अंडर एम्प्लॉयड, तो अब मान लो कि राहुल जो है उसने सीए करा है। ओके, राहुल ने सीए करा है, और अब भाई वो सीए की डिग्री विग्री उसको उसको मिल गई, वो सीए बन गया है। तो अब वो जा रहा है भाई जॉब के लिए, जॉब की तलाश कर रहा है, लेकिन उसको कहीं पे सीए की पोजीशन खाली मिली ही नहीं। तो अब उसको एज अ क्लर्क काम करना पड़ रहा है। तो क्या हुआ, वो था सीए, लेकिन वो एक लोअर प्लेस उसने ली। ठीक है, उसको उसने मतलब सिचुएशन ने उसको ऐसा उलझा दिया कि उसको एक लोअर प्लेस लेना पड़ा। भाई जगह ही खाली नहीं है, इतना पॉपुलेशन है, तो भाई को क्लर्क बनना पड़ा। लेकिन उसकी हैसियत सीए बनने की है, लेकिन वो बना क्या? क्लर्क बना। तो ऐसे लोग को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड लोग, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। समझ आया आपको? मतलब जब एक इंसान जो है उसकी कैपेबिलिटीज को वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और कुछ समय के लिए उसको एक लेस कैपेबल जॉब में नौकरी करनी पड़ती है, तो हम उसे कहेंगे अंडर एम्प्लॉयड। ओके, क्लियर है? ओके, वेरी गुड। देखो, जब एक लेबर विलिंग है एंड रेडी भी है काम करने के लिए, और उसको जॉब भी मिली है, लेकिन वैसा जॉब नहीं जैसा वो डिजर्व करता है, तो हम उससे बोलेंगे कि भाई ये अंडर एम्प्लॉयड है। अब देखो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दिया है कि समझ लो एक लेबर है जो कि इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रहा है, और वो 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन उसको काम 5 घंटे का ही मिला है, तो उसे भी हम अंडर एम्प्लॉयड कह सकते हैं। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अ पर्सन विद द डिग्री ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर वर्क्स इन अ गैरेज। क्या दिन आ गए हैं, देखते रहे इस देश की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, पता नहीं क्या था। ओके, तो एक पर्सन के पास, जिसके पास कंप्यूटर इंजीनियर की डिग्री है, अगर उसको गैरेज में काम करना पड़ रहा है, दैट मीन्स ही इज अंडर एम्प्लॉयड। क्लियर है आपको? ओके, अब हम समझते हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया। देखो, अब इसका एक्चुअली में मतलब क्या है, तो मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, अगर कोई एक ऐसी जगह है, ठीक है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड है, वहाँ पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड है, और अगर कुछ लोगों को वहाँ से काम से निकाल भी दिया जाए, तो जो टोटल प्रोडक्शन है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जो लोग हैं ना, उसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। ठीक है, अब मुझे पता है आपको समझ नहीं आया है, ध्यान से सुनिए, एक एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, सपोज एक इंडस्ट्री है। ठीक है, एक इंडस्ट्री है, और वहाँ पे 100 लेबर्स की ज़रूरत है प्रोडक्शन करने के लिए। तो 100 लेबर्स वहाँ पे काम भी करते हैं, लेकिन 5 लोग और आए, उन्होंने बहुत हाथ जोड़ा कि सर हमें भी नौकरी दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। तो उन पाँचों को भी नौकरी पे रख दिया गया। ठीक है, अब भाई हमको प्रोडक्शन जितना करना है हम तो उतना ही करेंगे, है ना? ऐसा तो नहीं है कि वो 5 लोग आने के बाद हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, नहीं। हमको जितना प्रोडक्शन करना है, जितना प्रोडक्शन पॉसिबल है, हम उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोग चाहे कितने भी भरे। तो अब सपोज वो 5 लोग आने से पहले हम 100 किलो चिप्स बना रहे थे। ठीक है, तो उन 5 लोगों के आने के बाद भी हम 100 किलो ही चिप्स बनाएंगे, क्योंकि हमारी उतनी हैसियत ही है। ठीक है, हमारे कंपनी से 100 किलो चिप्स ही बनता है, तो हम उतने ही चिप्स बनाएंगे ना भाई।
तो वो 5 लोग मतलब उनके आने से कुछ फायदा हुआ क्या कंपनी को? नहीं हुआ। उनको हम निकाल भी देंगे तो भी 100 केजी चिप्स तो हमारे 100 जो लेबर्स है वो बना ही देंगे ना। तो ये जो एक्स्ट्रा लोग हैं ना, इन्हें ही हम कहेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड लोग, एंड इस सिचुएशन को हम कहेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, ऐसे लोगों का जो ये प्रोडक्टिविटी होता है वो जीरो मार्जिनल, यानी उनको निकाल देने से भी कोई हमारे प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम ऐसे कहेंगे कि ये जीरो मार्जिनल के प्रोडक्टिविटी रखते हैं। ठीक है, अब हमारे इंडिया में देखा जाए तो पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखो, अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। मतलब जितने लोग चाहिए नहीं ना, उससे कहीं ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम कुछ लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल भी देंगे तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन वो कम नहीं होगा। तो ऐसे जो लोग हैं वो क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, एंड इनका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, ज़ीरो है ऑलमोस्ट। ओके, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी एक एग्जांपल दिया है तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज 10 हेक्टेयर लैंड है जिसको 5 लेबर संभालते हैं। ठीक है, 10 हेक्टेयर का लैंड है, उसको 5 लेबर संभालते हैं। अब उनके जो परिवार है उनमें भी कुछ लोग हैं। ठीक है, उनमें और 3 लोग हैं इनके परिवार में। उन तीनों को कहीं नौकरी नहीं मिली तो वो लोग भी यहाँ पे ही आ गए और इसी जगह पे काम करने लगे। तो क्या हुआ भाई, प्रोडक्शन में कोई गिरावट नहीं आएगी या कोई बढ़ोतरी आ सकती है लेकिन गिरावट नहीं आने वाली है। तो वो 3 लोग हैं ना, ऐसे ही एक्स्ट्रा ही हैं, वो 3 लोग एक्स्ट्रा ही हैं। तो यही जो 3 लोग हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, एंड ये जो सिचुएशन है हम इसे कहेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को समझते हैं। एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ, एक सेकंड। ओके, देखो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमी की वजह से आता है। इकोनॉमी की वजह से यानी देश की वजह से। अब देखो, देश में समटाइम्स क्या होता है ना कि बूम चल रहा होता है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, प्रॉफिट बना रहे होते हैं कंपनी लोग, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, तो इकोनॉमी बूम कर रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तो उस समय क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट सबको मिल जाता है। लेकिन बूम के बाद धीरे धीरे डिप्रेशन आ जाता है, जहाँ पे भाई इन्वेस्टर्स अब कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग सेव करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो या फिर लोगों ने डिमांड कम कर दी। तो इस समय डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो जब इकोनॉमी में बूम या डिप्रेशन, इन सब की वजह से अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट आता है ना, तो उसे ही हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। समझे आप? ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो, समझ आ जाएगा। तो इन्वेस्टर्स एंड सेविंग क्लास, ये 2 टाइप के लोग होते हैं हर एक देश में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेव करते हैं। ठीक है, अब अगर लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ज़्यादा सेव करने लगे, यानी हम पैसे अपने पास रखने लगे, अपने पास सेव करने लगे, तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि देश में डिप्रेशन आ जाएगा। अब क्योंकि हम ज़्यादा सेव करने लगे, हम ज़्यादा चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे, हम डिमांड नहीं करेंगे। अब अगर हम कम डिमांड करेंगे तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और अगर प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा तो कुछ लेबर्स को निकालना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से डिप्रेशन के समय अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। आई होप क्लियर होगा। अमेरिका ने तो बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन देखे, एंड सबसे हैवी 1929 से 1930 में इन्होंने देखा था, इसीलिए इसे ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, प्लीज़ ध्यान रखना। ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया था 1929 से 30 में। क्लियर है? ओके, देखो, अब अगर हमको ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें है ना इन्वेस्ट अच्छे तरीके से करने होंगे, एंड हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते रहना होगा,
तभी ताकि उनका इनकम बढ़े, एंड इनकम बढ़ेगा तो वो लोग डिमांड करेंगे, और जब डिमांड सही रहेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन सही रहेगा, और प्रोडक्शन सही रहेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये था साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम देखते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जनरली मैं आपको बोलूँ तो देखो, जब प्रोडक्शन हो रहा होता है ना, तो कभी कभार है ना, डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं, मतलब लोग कुछ और डिमांड करने लगते हैं, तो प्रोडक्शन में भी हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है ना। अब आज लोगों को ये चॉकलेट पसंद है, डेयरी मिल्क, कल कोई और चॉकलेट उन लोगों को पसंद होगा, तो हम डेयरी मिल्क ही तो नहीं बनाते रहेंगे ना भाई। अगर डेयरी मिल्क कोई खाएगा ही नहीं, सब लोग बोलेंगे मेरे को वो वाला चॉकलेट चाहिए, तो फिर हम वो वाला चॉकलेट बनाएंगे। अब जब हम वो वाला चॉकलेट बनाएंगे तो हमको नया टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, और नया टेक्नोलॉजी भाई सब लोग थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे, सारे लेबर्स नहीं रेडी होंगे नए टेक्नोलॉजी के लिए, कुछ लेबर्स को निकालना पड़ेगा। तो ऐसे जो लेबर्स जिनको हमने निकाल दिया टेक्नोलॉजी की वजह से, या फिर वो खुद निकल गए, तो ऐसे लोग को हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड, और इस सिचुएशन को हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आर यू क्लियर गाइस? आर यू क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो, ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि हम किसी को निकालें या कोई खुद छोड़ के जाए, भाई वो कब तक छोड़ेगा? एक दिन वो सीख लेगा और फिर से आके काम करने लगेगा, है ना। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जब स्मार्टफोन जो है वो लाया गया और ओल्ड फोन्स को रिप्लेस किया गया, तब बहुत सारे लेबर्स ने छोड़ दिया या उनको निकाल दिया गया, क्योंकि अब वो स्मार्टफोन बनाने के लिए फ्लेक्सिबल नहीं थे। तो वो क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण है उसे हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो हमें पता कहाँ से चलता है कि भाई इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है? ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ऊपर की प्लानिंग कमीशन से हमको पता चलता है। CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैम्पल सर्वे और बहुत सारे जर्नल्स से हमें पता चलता है कि भाई क्या स्टैट्स हैं, यानी कि क्या डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, अब देखो, अपने देश का ये जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए ना 1951 में बहुत सारे प्लान्ड स्टेप्स लिए गए थे, लेकिन फिर भी ये जो स्टेप्स है ना वो काम में नहीं आए, और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा सीवियर हुआ, और भी ज़्यादा सीरियस ही हुआ। अगर हम बात करें तो देखो, प्लानिंग किया गया, बहुत सारे प्लान्स बनाए गए, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद 53 लाख पीपल ऐसे मिले जो कि अनएम्प्लॉयड थे, और ये बढ़ गए और हो गए 304 लैक्स एट द एंड ऑफ 5th 5 ईयर प्लान। तो भाई कहाँ है ये जो 5 ईयर प्लान्स है? फिर इसका मतलब तो ये है कि ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अगर डेटा इस हिसाब से बढ़ रहा है, इसका मतलब 5 ईयर प्लान्स में चाहे हमने कितनी भी प्लानिंग की, वो सब फेल ही हुआ, और आज तक हमारा जो इंडिया है वो बहुत भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट को सह रहा है, और ये बढ़ता ही जा रहा है, डे बाय डे ये बढ़ता ही जा रहा है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए उन कारणों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना वो 3 मार्क और 5 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 5 मार्क के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्या है, ये कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स लिखने हैं, एंड उसका एक्सप्लेनेशन आप अपने ओन वर्ड्स में दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टॉपिक की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ध्यान से समझना। ओके, पहला है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारे इंडिया में, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि क्या ही बोला जाए। अब देखो, अगर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो लेबर सप्लाई बढ़ रहा है ना। लेबर सप्लाई बढ़ रहा है, बहुत सारे लेबर्स बढ़ रहे हैं, और हर साल बहुत सारे नए लेबर्स मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन लेबर्स तो बढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, उनको देने के लिए हमारे पास काम ही नहीं है। अगर हम एक एस्टीमेट के हिसाब से देखें तो हर साल 1.70 करोड़ नए लोग हमारे इंडिया में ऐड ऑन हो रहे हैं। तो भाई इतने सारे लोगों को काम देना इम्पॉसिबल है ना। हर साल नए नए लेबरर्स आते जाएंगे, तो इन सबको हम काम कैसे देंगे? हमारे पास इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। सेकेंड है स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए, अगर आप एम्प्लॉयमेंट किसी भी देश में, अगर आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हो और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाते हो,
इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अपने आप बढ़ेगा। यानी कि अगर किसी देश में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो भाई उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही। तो हमारे देश ने भी ऐसा ही सोचा। अब हमारे देश में थोड़ा उल्टा हुआ। हमारे देश में भाई इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने की तो बहुत कोशिश की और ये बढ़ा भी। देखो आप इन्फॉर्मेशन देखो, इसके हिसाब से हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ा भी और अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ। इनफैक्ट हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है ना वो और बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हुआ था एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी, लेकिन वो भी एक लिमिटेड एरिया में बस रह गया। ठीक है, एक लिमिटेड स्टेट में वो सिमट के रह गया। हर जगह ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं किया गया था, तो बहुत सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला ही नहीं। तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारे देश में हुआ है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो ये भी एक कारण है ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का। ठीक है, थर्ड वन इज़ लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि लोग सेविंग बहुत कम करते हैं। अब भाई इनकम ही हमारे यहाँ कम होती है, तो अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम कम सेविंग करेंगे, और अगर हम कम सेविंग करेंगे तो हम कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो क्या होगा? अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं पे कम करोगे तो इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएंगी कैसे? अगर उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो नया इंडस्ट्री खोला ही नहीं जाएगा, और नया इंडस्ट्री खोला ही नहीं जाएगा तो इतने सारे जो एक्स्ट्रा लेबर्स हैं उनको हम जॉब कहाँ से देंगे? तो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न जिसकी वजह से हमारा ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आता है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का ये मतलब होता है कि एक ऐसा टेक्निक जिसमें कैपिटल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेबर्स को नहीं। पहले मैं आपको इसका मतलब ही समझा देती हूँ कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक क्या होता है और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक क्या होता है। तो देखो, कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है ना कि हम बहुत सारे मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीन और टेक्नोलॉजी आ जाता है वहाँ पे ह्यूमंस का उतना काम नहीं होता है, राइट। अगर कोई एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी कपड़े सिलने के लिए हमने ला दिया तो क्या वहाँ पे एक इंसान की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स नहीं है। और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक में क्या होता है ना कि हम घिसे पिटे टाइप यूज़ करते हैं, लाइक चक्री, क्या बोलते हैं उसको, महात्मा गांधी चलाते थे ना, चरखी, हाँ चरखा सॉरी, हाँ चरखा। तो चरखा चला रहे हैं तो वो चलाएगा कौन? इंसान चलाएगा। तो जिस प्रोडक्शन टेक्निक में लेबर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मशीन पे उतना फोकस नहीं किया जाता है, तो वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक होता है। और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक वो होता है जहाँ पे मशीन्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अब देखो हमारे इंडिया में है ना, हमारे इंडिया में क्या हुआ कि जब हम लोग आज़ाद हुए तो उस समय क्या हुआ कि देश को मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सब करने के लिए ना हमारे देश का जो गवर्नमेंट था उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रीज़ लेके आएंगे, हम बहुत सारा हैवी इंडस्ट्रीज़ लेके आएंगे। और हाँ, बहुत ज़्यादा हम हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लेके आ गए और लेबर इंटेंसिव टेक्निक को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रीज़ हो, हर जगह कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक लेके आ गए। तो एज अ रिज़ल्ट हुआ क्या कि भाई इतना ज़्यादा मशीन तो आ गया लेकिन लोगों को उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, एंड इस रीज़न से भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ओके, लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इंडिया में एजुकेशनल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करने में कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। इन इफ़ेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है हमारा, यानी अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। देखो हमारे यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग को तैयार किया जाता है जो यूज़लेस होते हैं, मतलब उन्हें फालतू के काम ज़्यादा कराए जाते हैं, जो काम कराना चाहिए वो तो नहीं कराते। असाइनमेंट्स लिखवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, कुछ स्किल नहीं सिखाएंगे, इंटर्नशिप्स नहीं देंगे। तो क्या होगा, एक कैसा लेबर हम प्रोड्यूस करेंगे मार्केट में? एक बहुत ही घटिया लेबर प्रोड्यूस करेंगे, एक बहुत ही अनस्किल्ड इंसान हम प्रोड्यूस करेंगे अगर हम एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं रखेंगे। तो इस
लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की वजह से, यानी जब हम अच्छे से स्किल नहीं सिखाते हैं, जब हम अच्छा नॉलेज नहीं देंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं, तो जो इंसान बन के रेडी होता है ना, वो एक बहुत ही अनस्किल्ड इंसान होता है, और इस रीज़न की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, जब हम मैन पावर को अच्छे से प्लान नहीं करते हैं, सही तरह से प्लान नहीं करते हैं, तो भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अब ये कैसे, तो देखो, हमें जिस टाइप का लेबर चाहिए ना, अभी हमारे इंडिया में जिस प्रकार का हमको लेबर चाहिए ना, वैसा हमको लेबर मिलता ही नहीं है, वैसा ह्यूमन रिसोर्स हमको मिलता ही नहीं है, और उसका कारण है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम वैसा है ही नहीं। एजुकेशन सिस्टम यूथ को डिग्री तो दे देता है, लेकिन नॉलेज, ट्रेनिंग, ये सब उनको मिलता ही नहीं है। तो जैसा हमें एक असल में एक इंसान चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, वो हमको मिलता ही नहीं है। एंड एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट हम अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, जो हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, जो इंसान हमको चाहिए वो हमें मिलेगा नहीं, जो मैन पावर हमको चाहिए वो हमें मिलेगा नहीं। तो कैसे हम अपने इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं? और अगर हम ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे, अगर हम इंडस्ट्रीज़ को नहीं बढ़ाएंगे, तो ऑफ कोर्स ज़ाहिर सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही। और हमारे देश की ये भी प्रॉब्लम है ना, कि जो मतलब अच्छे लोग हैं, लाइक कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छा इंजीनियर है, तो उन्हें भी यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री चले जाते हैं। और इसी को ड्रेन ऑफ गोल्ड कहा जाता है। ड्रेन ऑफ गोल्ड, भाई इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे यहाँ के, जैसे सुंदर पिचाई, वो गूगल के सीईओ है, बट वो इंडिया में नहीं रहते, तो वो हमारे गोल्ड थे जो कि ड्रेन हो गए हैं। भले उनका नाम है, लेकिन वो हमारे इंडिया में तो नहीं है ना। इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, दो टाइप के सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी वो सेक्टर जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, और प्राइवेट सेक्टर यानी वो जिसे कोई एक इंडिविजुअल कंट्रोल करता है। अब देखिए क्या हुआ, इंडिपेंडेंस जैसे ही हमको मिला, जैसे ही हमें आज़ादी मिली, पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर में किया गया, और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की भी कोशिश पब्लिक सेक्टर से ही की गई। लेकिन पब्लिक सेक्टर है ना, बहुत ही ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी में काम करा। आप देखेंगे पहले, अभी भी ऐसा होता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते, हम लंबे लंबे लाइंस में लगे रहते हैं, वहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो पब्लिक सेक्टर ने अच्छे से काम ही नहीं किया, अच्छे से काम नहीं किया, तो क्या हुआ, अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ, और अच्छे से ग्रोथ ही नहीं हुआ तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही ना। नेग्लिजेंस टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर, अब हमारा जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, और गांव के लोग तो एग्रीकल्चर ही करते हैं भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन हमारे प्लानिंग में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे थे, ठीक है। एग्रीकल्चर को बहुत कम इम्पोर्टेंस दिया गया था। अब एग्रीकल्चर को जब इतना कम इम्पोर्टेंस दिया गया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लाने में। एंड ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ना, वो भी सिर्फ कुछ स्टेट में सिमट के रह गया, जैसे पंजाब एंड हरियाणा। तो जितना हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर सेक्टर से ले सकते थे ना, उतना हम ले नहीं पाए। एंड एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स। लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स, लो मोबिलिटी का मतलब होता है कि आपके जाने की क्षमता कम है। मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है और उसको बोला जाए कि भाई तुम गांव में जाके नौकरी करो, तो वो जाना नहीं चाहता, उसके जाने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स। अब देखो, बहुत बारी क्या होता है ना कि ये भी एक कारण बनता है अनएम्प्लॉयमेंट का। वो कैसे, तो क्या होता है कि लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, इंफॉर्मेशन की कमी, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, इन सब कारणों की वजह से कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपनी जॉब हम छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़की है, उसको बहुत अच्छी जॉब मिली है लेकिन कहीं और मिली है, तो लोग हैं ना उन्हें उसे बोलेंगे भाई ये हमारा कल्चर नहीं है, भाई ऐसा नहीं, आपको कहीं और जाके नौकरी नहीं करनी है, सॉरी बहन, हाँ बहन, आपको कहीं और जाके नौकरी नहीं करनी है, आपको घर पे ही रहना पड़ेगा। तो वो लड़की क्या करेगी, जॉब छोड़ देगी। तो ये भी एक रीज़न बनता है अनएम्प्लॉयमेंट का। या फिर अगर कोई, हाँ यहाँ जो मैंने एग्जांपल दिया, हाँ, तो ये सारे रीज़न की वजह से भी क्या होता है कि लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो ये भी एक कारण है।
इसके बाद आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अब देखिए कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज सही होते ही नहीं है, ना अच्छा रोड है, ना अच्छा पानी का फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी सही नहीं है, एजुकेशन वहाँ का सही नहीं है। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसा डिसाइड करते हैं कि हम उस जगह पे अपनी फैक्ट्री डालेंगे ही नहीं, और अगर वहाँ पे वो लोग अपनी फैक्ट्री नहीं डालेंगे तो आप बताओ वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये भी एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। ओके, अब हम समझते हैं मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ऑलरेडी हमने ऊपर ये समझ लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट हो क्यों रहा है। तो जब हम ये समझ लेते हैं ना कि किसी भी प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, कारण क्या है, तो हम आसानी से उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि कैसे हम इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अगर हम देखें तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, और ये बात हमारे गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हुई थी। तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही ये ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है। लेकिन एक्चुअली में उन लोगों ने कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। लेकिन 5th एंड 6th 5 ईयर प्लान से वो लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए थे। ओके, लेट्स सी। तो जो फर्स्ट हम स्टेप ले सकते हैं वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। अब देखिए इतना ज़्यादा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है हमारे इंडिया का कि ये जो प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। अब अगर इतना ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कैसे लेबरर्स कम होंगे, और अगर लेबरर्स कम नहीं होंगे तो कैसे भाई हमारे पास जितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है हम उन्हीं को तो यूटिलाइज कर पाएंगे ना। हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से ला पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा कि हमें ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना इसको कम करनी होगी। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गया ना तो लेबर्स कम हो जाएंगे, और अगर लेबर्स कम हो जाएंगे तो कम लोग होंगे जिन्हें हमें जॉब देना होगा। तो हमारे पास जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसका यूटिलाइज करके हम उन लोगों को जॉब दे पाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम आसानी से अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा पॉइंट आता है इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का जो दूसरा एक तरीका आता है हमारे पास वो ये है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेट को बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपने देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का सोचें, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम करेंगे तो भाई ये जाहिर सी बात है कि हमें बहुत सारी चीज़ें बनवानी पड़ेंगी, जैसे रोड हो गया, बहुत सारे नए इंडस्ट्रीज लाने पड़ेंगे। तो जब हम ये सब करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे हमें लेबर्स चाहिए होंगे, तो हम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। तो देखिए शुरू में क्या हुआ था ना कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये बहुत कम था, लेकिन धीरे 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 इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हायर किया गया। तो कुछ इसी प्रकार से अगर हम और इसको हायर करें, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और भी ज़्यादा करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो सकता है। अगर हम पब्लिक, प्राइवेट, हर कोऑपरेटिव सेक्टर, हर जगह अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें, नई नई चीज़ें बनाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर का भी हम अगर अच्छी तरीके से उसको भी यूटिलाइज करें, उन्हें हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ दें, तो क्या होगा, यही होगा कि भाई हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, और जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ जाएंगी तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम से उभर पाएंगे। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। देखिए हम लोग, हमारे देश में सरकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करता ही है भाई, करना ही पड़ेगा। शुरुआत में क्या हुआ कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान, इसमें है ना स्पेशल इम्पोर्टेंस इस बात को दिया गया था कि हमें कैसे भी करके पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट करना है, तो वो हमने किया। उसके बाद क्या हुआ कि बेसिक इंडस्ट्रीज, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया, और ये भी हमने किया क्योंकि उस समय भाई इंडस्ट्रीज बनाना इम्पोर्टेंट था ही, तो हम लोगों ने वो किया। लेकिन अभी के टाइम में हमारे लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसी प्लानिंग करें कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो इसके लिए हमारे सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और हम भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ बनाए गए, बहुत सारा स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बनाया गया, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को प्रमोट कराया गया ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट
मिल सके। और इन सब इंडस्ट्रीज़ का खास बात ये है कि यहाँ पे है ना कैपिटल कम लगता है, लेकिन ये सारे लोग एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर हम इस तरह की प्लानिंग करेंगे ना तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हेल्प से भी हम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो स्टेट को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इन सारे मेथड्स का इस्तेमाल, इन सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सही कर देना तो भी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादातर किताबी ज्ञान ही देता है और हमें एक क्लर्क बनाता है। ठीक है, हम एक क्लर्क बनते, भाई क्लर्क मतलब इसलिए पढ़ रहे हैं क्या हम लोग इतना, क्लर्क बनने के लिए पढ़ रहे हैं क्या? नहीं ना भाई, हमें थोड़ा लेवल अप करना है। देखो, अगर कोई बंदा कॉमर्स में, मैनेजमेंट में ग्रेजुएट हो भी जाता है तो भी वो इतना कैपेबल नहीं बनता है कि वो अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। इसीलिए उसको बहुत लंबे समय तक क्या होना पड़ता है, अनएम्प्लॉयड ही होना पड़ता है। उसके पास कोई वोकेशनल एजुकेशन नहीं होता, उसके पास कोई नॉलेज नहीं होता, कोई स्किल नहीं होता, उसे एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता होता, उसे कॉमर्स के बारे में नहीं पता, बिजनेस के बारे में नहीं पता। यही सारी हमारी खामियां हैं हमारे अभी के एजुकेशन सिस्टम को। तो अगर हम ये सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर दें, अगर हम बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ वोकेशनल चीज़ें भी प्रोवाइड करें, जैसे हम उन्हें स्किल भी प्रोवाइड करें, उन्हें अलग फील्ड की नॉलेज भी प्रोवाइड करें, मनी के बारे में पढ़ाएं, तो क्या होगा, उससे उनका ब्रेन ब्रॉड होगा और वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। और जब वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो वो अपने आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या होगा, करना होगा, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाना पड़ेगा। जब हम एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाएंगे ना एजुकेशन फील्ड में, तभी जाके कुछ सही हो पाएगा। अभी 2015 में एक नया एजुकेशन पॉलिसी तो आया, बट वो अभी भी एनफ नहीं है। आगे जाके हमें और भी चेंजेस करने होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए, कॉटेज और स्मॉल स्केल सेक्टर जो होता है ना, उनके पास एक ऐसी कैपेसिटी है कि वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट देना है किसी को भी और आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे बड़ा काम आप क्या कर सकते हो पता है? कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आप बहुत सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। देखिए, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट लीजिए और आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कीजिए एंड एट द सेम टाइम आप बिग इंडस्ट्री में कीजिए, आप पाएंगे कि आप 7.5 गुना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे पाते हैं जब आप वही सेम कैपिटल कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और हमारा इंडिया अगर देखें तो यहाँ पे कैपिटल उतना है नहीं, लेकिन लेबर बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए एकदम बेस्ट प्लेस है कि हम कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ही बहुत ही ध्यान दें, इन पे बहुत ध्यान दें और इनसे ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की कोशिश करें। और इसके लिए गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, इन्हें बढ़ावा देना चाहिए, मॉनिटरी हेल्प देना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट आता है, दैट इज़ एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। देखिए, कॉजेज़ में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि कैसे अगर कोई रूरल एरिया है, वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ पे है ना इंडस्ट्री नहीं सेटल किया जाता है। तो अगर हम गांव के इलाकों में या फिर कुछ कुछ शहर भी ऐसे हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो अगर हम वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटी, हेल्थ, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सारी चीज़ें अगर सही कर दें, बहुत सारे सेंटर्स वहाँ पे बना दे, ये सारी चीज़ें कर देना, तो वहाँ ऑलरेडी ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसमैन अपना इंडस्ट्रीज़ खोल लेंगे या फिर कुछ ना कुछ लोग दिमाग लगा के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर ही लेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी सही करें। उसके बाद आता है स्पीड एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। देखिए, हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड इसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे मॉनसून का कुछ ठिकाना नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी सही नहीं होता है। तो इससे क्या है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी हमें बहुत ज़्यादा अब के टाइम अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। लेकिन हमें अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, स्पेशली गांव के इलाकों में, तो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत अच्छे से प्लान करें ना, तो
एग्रीकल्चर सेक्टर हमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकता है। देखिए पीसी महालनोबिस ने भी यही कहा था कि अगर आप 1 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाते हो तो वो कम से कम 40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है और प्रोडक्शन आपका 5.7% से बढ़ सकता है। वही अगर आप किसी बिग इंडस्ट्री में 1 करोड़ लगाते हो तो वो सिर्फ 500 लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दे सकता है और प्रोडक्शन 1.4% से ही बढ़ा सकता है। तो इसी एस्टिमेट से आप समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री। तो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें फार्मर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेंगी और उन्हें बहुत कुछ सिखाना भी पड़ेगा, जैसे सॉइल कंजर्वेशन, मिक्स फार्मिंग, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमें उन्हें सिखाने की भी ज़रूरत है। अब देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक आता है स्टेट प्रोग्राम टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अब हमारे स्टेट ने क्या क्या प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम्स लाए हैं इस अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं पता है, सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जवाहर रोजगार योजना, सुपर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, तो ऐसे मनरेगा, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट है उसे हम अच्छे से समझते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मनरेगा है ये आपको स्पेशली 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 2006 फरवरी में इसको स्टार्ट किया गया था इस ऑब्जेक्टिव से कि जो गांव के लोग हैं ना, जो गांव के लोग हैं उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके, क्योंकि अगर वो लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ जाएगी। इसीलिए इसे लाया गया था, मनरेगा को लॉन्च करा गया था ताकि जो लोग गांव में रहते हैं ना उन्हें एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी मिल सके। पहले इसका नाम नरेगा था लेकिन बाद में इसको चेंज करके मनरेगा कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 में। एंड इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 फेब को एम्प्लॉयमेंट डे की तरह घोषित कर दिया। उस दिन एम्प्लॉयमेंट डे मनाया जाएगा। अब इस प्रोग्राम में होता क्या है कि कम से कम एक इंसान, हर एक परिवार के एक इंसान को गारंटी दी जाती है कि हम आपको काम देंगे ही देंगे, साल के 100 दिन हम आपको काम देंगे ही देंगे। और इसमें उन्हें काम दिया जाता है, वो भी जहां वो रहते हैं उसके 5 किलोमीटर अंदर अंदर ही। अब अगर उन्हें 5 किलोमीटर से दूर कहीं काम मिलता है ना तो उन्हें 10% एक्स्ट्रा वेजेस भी मिलते हैं। एंड ये जो चीज़ है ना, ये जो प्रोग्राम है इसने सच में बहुत हेल्प किया है, बहुत सारे रूरल पीपल्स का बहुत हेल्प किया है। इसमें बहुत सारे वो लोग नए नए जगह आपको काम देते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन के उधर आपको काम दे देंगे, ऐसा करेंगे। एंड 1/3 एम्प्लॉयमेंट इसमें रिजर्व होता है फीमेल्स के लिए। ओके, सेकंड वन इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। इस स्कीम को 16 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट किया गया था और ये इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि लोगों को हेल्थ और सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ मिल सके। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ और लेबर्स का कैसे भला हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है, जो लारी वाले हैं, उन सब का कैसे भला हो सकता है, वो सारा काम इस योजना से करा गया था। तीसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो इसमें क्या है ना कि ये प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट किया गया था कि रूरल एरिया में 24/7 पावर रह सके, इलेक्ट्रिसिटी रह सके, सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी में रह सके, इसलिए ये स्टार्ट किया गया था। फोर्थ आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इस स्कीम को 25 सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि 18 to 35 ईयर्स के जो लोग हैं ना उन्हें एम्प्लॉयमेंट कैसे भी मिले। पांचवा है प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चरल इरिगेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को इसलिए स्टार्ट करा गया था ताकि हर एक फील्ड को पानी मिल सके, और अगर हर एक फील्ड को पानी मिलेगा तो क्या होगा कि फील्ड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसान अच्छे से खेती कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ तो आप कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउजो, और पढ़ते रहिए।